नमस्कार, आपका स्वागत है यूनिक परिवार में। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा था प्राथमिक व्यवसाय में कृषि से संबंधित, और आज हम जिक्र करेंगे प्राथमिक व्यवसाय में ही लकड़ी काटना। लकड़ी काटना क्या है? मानव का प्रमुख व्यवसाय है। लकड़ी काटना क्या है? मानव का प्रमुख व्यवसाय है। इस व्यवसाय पे ध्यान देना, इस व्यवसाय पे कौन से उद्योग हैं जो निर्भर हैं? इस व्यवसाय पे कौन से हैं? पहला तो रहेगा आपका कौन सा उद्योग? कागज उद्योग। दूसरी अगर हम बात करें कि दूसरा कौन सा आता है, तो आता है फर्नीचर उद्योग। तो इस व्यवसाय पे कौन से उद्योग निर्भर हैं? कागज, फर्नीचर उद्योग दोनों क्या है? इस पे निर्भर हैं। अब बात करते हैं कि यह व्यवसाय है, यह मुख्यतः यह व्यवसाय है, यह मुख्यतः किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो मुख्यतः अगर क्षेत्र की बात करें तो आता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा आता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यह व्यवसाय मुख्यतः कौन से क्षेत्रों में किया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह व्यवसाय क्या होता है? किया जाता है। जहां पे कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो पेड़ों की बात करें, इन क्षेत्रों में आएंगे पेड़। तो कौन कौन से पेड़ हैं? एक तो आपका रहेगा सागवान का, ध्यान देना। पहला कौन सा रहेगा? सागवान का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चंदन। दूसरा कौन सा आता है? चंदन। तीसरे की बात करें तो कौन सा आएगा? रोजवुड। कौन सा है? रोजवुड। सागवान, चंदन, रोजवुड। इसके अलावा साल व महोगनी। कौन सा है? महोगनी। ये सभी के सभी जो पेड़ हैं या वृक्ष हैं, ये कौन से क्षेत्रों में? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। इनका उपयोग किन में किया जाता है? यानी जो ये पेड़ हैं, इन पेड़ों का उपयोग किन में किया जाता है? एक तो रहेगा आपका किन में? फर्नीचर बनाने में। किन में किया जाता है? फर्नीचर बनाने में। दूसरा आता है स्लीपर बनाने में। रेल के जो स्लीपर बनाए जाते हैं वो कौन से पेड़ों से? उनमें सागवान का भी हो सकता है, चंदन, रोजवुड और महोगनी के जो पेड़ हैं उनसे क्या बनाया जाता है? रेल के स्लीपर और फर्नीचर बनाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं इसे में अगला जो आता है वो है कि अन्य क्षेत्र। मुख्य क्षेत्र तो कौन सा रहा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब अन्य की बात करते हैं। अन्य कौन से क्षेत्र हैं जहां पे लकड़ी काटने का कार्य किया जाता है? तो वो रहेगा शीतोष्ण कटिबंधीय। कौन सा रहेगा? शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन। ध्यान देना, शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन है, वहां पे कौन सा कार्य किया जाता है? लकड़ी काटने का कार्य है वो किया जाता है। और इन क्षेत्रों में लकड़ी काटने का कार्य किसके लिए किया जाता है? व्यापार के लिए। किसके लिए? व्यापार के लिए किया जाता है।
ठीक है, जिससे क्या बनाया जाता है और इनकी लकड़ियां कैसी होती हैं। तो देखो, जो शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन है उनकी लकड़ियों की बात करें तो कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं। कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं। अब बात करते हैं इनके उपयोग की। किनकी उपयोग, तो इनका उपयोग किन किन में किया जाता है। ऊपर वाले में तो क्या लिखा था, फर्नीचर बनाने व स्लीपर बनाने में, जबकि जो शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन है उनका उपयोग किन में किया जाता है, कागज की लुगदी बनाने में। किन में, कागज की लुगदी बनाने। और दूसरा कौन सा रहेगा इसमें, पैकिंग का सामान बनाने में। क्या रहेगा, पैकिंग का सामान बनाना। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन हैं वो किसके लिए, व्यापार के लिए। और इनकी जो लकड़ियां होती हैं वो कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं। और इनका उपयोग किन में किया जाता है, कागज की लुगदी व पैकिंग के सामान बनाने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि लकड़ी काटने का कार्य विश्व में कहां किया जाता है। विश्व में कार्य कहां पे, कौन सा, लकड़ी काटने का। तो कौन कौन से देश हैं जहां पे ये कार्य किया जाता है, तो उसमें आपका रहेगा एक तो कनाडा, दूसरा रहेगा नॉर्वे। पहला कौन सा है, कनाडा, दूसरा रहेगा नॉर्वे। तीसरे की बात करें तो कौन सा आता है, फिनलैंड। कौन सा है, फिनलैंड। चौथे की बात करें तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अब एक बार पुनः इसको देखो, लकड़ी काटना यह है मानव का प्रमुख व्यवसाय है। किसका व्यवसाय है, मानव का प्रमुख व्यवसाय है। इस व्यवसाय पे कागज उद्योग व फर्नीचर उद्योग क्या है, निर्भर है। इस उद्योग पे इस जो व्यवसाय है उस पे कौन से उद्योग, तो उसमें रहेगा कागज व फर्नीचर उद्योग क्या है, निर्भर है। फिर आगे हम बात करते हैं कि मुख्यतः यह व्यवसाय कौन से क्षेत्रों में किया जाता है। तो कौन से क्षेत्र देखने हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्षेत्र कौन से हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या है, मुख्यतः यानी मुख्य रूप से बात करें तो कौन से क्षेत्रों में, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में कौन कौन से पेड़ हैं, इन क्षेत्रों में कौन कौन से पेड़ हैं। तो पेड़ों में हम बात करें तो पेड़ आता है सागवान का, चंदन का, रोजवुड का और महोगनी का। किसका, महोगनी का। इन पेड़ों का उपयोग यानी इन क्षेत्रों में जो पेड़ पाए जाते हैं उनका उपयोग किन में किया जाता है, फर्नीचर बनाने में और स्लीपर बनाने में। किन में किया जाता है, फर्नीचर बनाने और स्लीपर बनाने में। आगे हम देखते हैं अन्य क्षेत्र, यानी अन्य कौन से क्षेत्र हैं जहां पे यह व्यवसाय किया जाता है। तो अन्य क्षेत्रों में बात करेंगे तो वो क्षेत्र आएंगे शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन। कौन से क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन। इन क्षेत्रों में जो ये व्यवसाय किया जाता है ये किसके लिए किया जाता है, व्यापार के लिए किया जाता है, यानी पैसे कमाने के लिए यह व्यवसाय किया जाता है। इन क्षेत्रों में जो हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं वो कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं। कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं, जिनका उपयोग कागज की लुगदी, क्या बनाने में, कागज की लुगदी और पैकिंग का सामान है उनमें किया जाता है। इनका उपयोग किनमें, एक तो कागज की लुगदी और दूसरा कौन सा है, पैकिंग का जो सामान है उसमें किया जाता है।
फिर बात करते हैं कि विश्व में यह कार्य कहाँ किया जाता है। तो विश्व में प्रमुख रूप से यह कार्य कहाँ किया जाता है? कनाडा में, नॉर्वे, फिनलैंड और यूएसए में। दोबारा देखना, विश्व में यह कार्य कनाडा में, नॉर्वे, फिनलैंड और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में यह व्यवसाय किया जाता है। तो यह हो गया आपका कौन सा व्यवसाय? लकड़ी काटना। आगे हम बात करेंगे कौन से व्यवसाय की? खनन की। कौन से व्यवसाय की? खनन। तो खनन में देखेंगे सबसे पहले तो खनन कहते किसे हैं, फिर आगे बात करेंगे खान, यानी खान किसे कहते हैं। तो खान जो आप समझ रहे हो वो खान नहीं है। इनमें हम मैं बात करेंगे कौन से खान की? जो खनन से संबंधित है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे खनन। तो देखो खनन में सबसे पहले पंक्ति आती है, जिन स्थानों पर खनिज पाए जाते हैं। जिन स्थानों पे क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। उन स्थानों पे कौन सा कार्य किया जाता है? खनन कार्य किया जाता है। कौन सा कार्य किया जाता है? खनन कार्य किया जाता है। यानी जिन स्थानों पे क्या मिलते हैं? खनिज मिलते हैं। उन स्थानों पे कौन सा कार्य? खनन का कार्य किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि खनन का अर्थ क्या है। किसका अर्थ है? खनन का अर्थ। तो खनन का अर्थ यानी इसकी परिभाषा से संबंधित बात आ गई है। तो भूगर्भ से खनिजों को बाहर निकालना है। इसका अर्थ क्या है? भूगर्भ से खनिजों को बाहर निकालना। अगर पूछ लिया जाए कि खनन किसे कहते हैं, तब आपको बताना है कि भूगर्भ से जो हम खनिज बाहर निकालते हैं, उस निकालने की जो प्रक्रिया है, यानी खनिजों को निकालने की जो प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहेंगे? खनन कहेंगे। क्या कहेंगे? खनन कहेंगे। फिर आगे देखो, जिन स्थानों से, ध्यान देना, जिन स्थान पर खनिज निकलते हैं, जिन कर दो, जिस स्थान पर क्या निकलते हैं? खनिज। जिस स्थान पर खनिज निकलते हैं उसे क्या कहा जाता है? खान कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? खान। तो आप समझ में आया? खान ऐसे मोहम्मद खान है, इरफान खान, वो खान नहीं है, बल्कि यहां पे हम खान किसको मान रहे हैं? कि जिस स्थान पर खनिज, जिस स्थान पर खनिज निकलते हैं, उस स्थान को क्या कहा हमने? खान कहा है। और भूगर्भ से खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, उसे क्या कहा था? खनन कहा था। और खनन कार्य कहाँ किया जाता है? जिन स्थानों पर खनिज निकलते हैं, वहां पे क्या है? खनन कार्य किया जाता है। अब आगे हम बात करेंगे खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो हम खनन का कार्य कर रहे हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखो, प्रभावित करने वाले कारक, तो कारकों में आपको क्या याद रखने हैं? 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला है प्राकृतिक दशाएं और दूसरी है मानवीय दशाएं। तो कितने कारक हैं? 2। पहला कौन सा है? प्राकृतिक दशाएं, और दूसरी कौन सी रहेगी?
मानवीय दशाएं। तो जो खनन कार्य है उनको प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो कारक कितने हैं? 2 हैं। पहला है प्राकृतिक दशाएं, दूसरा आपका कौन सा रहेगा? मानवीय दशाएं। तो जो प्राकृतिक दशा है इसके अंतर्गत किनको शामिल किया जाता है? तो इसके अंतर्गत किनको शामिल किया जाता है? एक तो खनिज भंडारों की स्थिति को, खनिज भंडारों की स्थिति को। दूसरी हम बात करें तो मात्रा को। तीसरी बात करें खनिजों की कोटि। चौथी बात करें प्रकार। ध्यान देना, खनिज भंडारों की स्थिति, दूसरा हमने क्या लिखा? मात्रा, तीसरा लिखा खनिजों की कोटि और चौथा हमने लिखा इसमें प्रकार और लास्ट में आता है कि बाजार की समीपता। किसकी समीपता? बाजार की समीपता। आदि। तो जो प्राकृतिक दशाएं हैं, देखो जो प्राकृतिक दशाएं हैं इनके अंतर्गत किनको शामिल किया गया है? खनिज भंडारों की स्थिति को, दूसरी इनकी मात्रा, तीसरी खनिजों की कोटि, चौथा है इनके प्रकार और पांचवा क्या लिखा है? बाजार की समीपता। अब दूसरा आता है मानवीय दशाएं। तो मानवीय दशाएं हैं, इनमें किनको शामिल किया गया है? इनमें सबसे पहले आएगी खनिज की मांग। खनिज की मांग। दूसरा आता है इसमें पूंजी। दूसरा क्या है? पूंजी। तीसरे की बात करें तो क्या आता है? श्रम। चौथे की बात करें तो क्या आता है? सरकारी नीतियां। क्या है? सरकारी नीतियां। पहला क्या लिखा? मानवीय दशाएं हैं, इनके अंतर्गत क्या आता है? खनिज की मांग। दूसरा हमने लिखा पूंजी, तीसरी लिखी श्रम, चौथा लिखा हमने सरकारी नीतियां और पांचवा है यातायात की सुविधा। 5 नंबर क्या रहेगा? यातायात की सुविधा आदि। तो देखो खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक हमने कितने लिखे हैं? 2 लिखे हैं। पहला कारक कौन सा है? प्राकृतिक दशाएं और दूसरा कौन सा है? मानवीय दशाएं। प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत किनको शामिल किया जाता है? तो जो प्राकृतिक दशा हैं उनमें किनको? एक तो भंडारों की स्थिति को, दूसरा मात्रा को, तीसरा कोटि, चौथा प्रकार और पांचवा क्या है? बाजार की समीपता। फिर देखते हैं हम दूसरा पॉइंट मानवीय दशाएं। इसके अंतर्गत किनको शामिल किया गया है? पहला है खनिज की मांग, दूसरी है पूंजी, तीसरा श्रम, चौथा है सरकारी नीतियां और पांचवा क्या आता है? यातायात की सुविधा। तो ये हो गए खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। अब आगे हम बात करते हैं इनमें खनिजों की विशेषता। अगला जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? खनिजों की विशेषता, यानी खनिजों की क्या क्या विशेषता है? विशेषता। तो विशेषताओं में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका जो वितरण है वो क्या है? असमान है। पृथ्वी पे इनका वितरण की बात करें तो वितरण क्या है? असमान है। यानी ये जो हमारी पृथ्वी है उस पे असमान रूप से क्या है? वितरित हैं। दूसरे हम बात करें तो जो अधिकांश खनिज होते हैं, अधिकांश खनिज हैं वो क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। यानी
कई प्रकार के ऐसे खनिज हैं जो निश्चित मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो खनन कार्य में खर्चा अधिक आता है। खर्चा अधिक, निरंतर हम कार्य करते रहेंगे तो खनन कार्य है उनमें जो खाने हैं उन पे खर्चा क्या आएगा, अधिक आएगा। फिर अगले हम बात करते हैं तो कोई भी देश है वो खनिजों के उत्पादन में क्या होता है, आत्मनिर्भर नहीं होता है। कोई भी देश हो चाहे वो खनिजों के उत्पादन में क्या नहीं होता है, आत्मनिर्भर नहीं होता है। कोई भी देश है वो किन के उत्पादन पे आत्मनिर्भर नहीं होता है, खनिजों के उत्पादन में क्या नहीं होता है, आत्मनिर्भर नहीं होता है। अगला पॉइंट आता है इनका जो उत्खनन है वो किस पे आधारित होता है। इनका जो उत्खनन है वो किस पे आधारित होता है, तो उसमें हम बात करेंगे आधारित में हम बात करते हैं तो किस पे आधारित होता है, एक तो मांग पे, यानी इसकी कितनी मांग है। दूसरा बाजार में इनके उत्पादन से संबंधित, यानी बाजार में कितनी चीज हम भेज रहे हैं और उसका कितना खपत हो रही है, उससे संबंधित हो गया। तीसरी बात आती है कोई बाजार है वो खनिजों के समीप है या फिर दूर है। तो कहने का अर्थ है खनिजों का जो उत्खनन है वो उपयोग, बाजार तथा उस पे आधारित जो मांग है उस पे क्या करता है, निर्भर होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं खनिजों का वर्गीकरण। तो खनिजों का वर्गीकरण है वो किस आधार पे किया जाता है, तो खनिजों का वर्गीकरण तो खनिजों के वर्गीकरण में बात करें तो जो हमारी पृथ्वी है उस पे कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उसमें आपको याद रखना है लगभग कितने पाए जाते हैं। लगभग लगा रहा हूं मैं, कोई निश्चित नहीं है कि इतने ही पाए जाते हैं। लगभग में कम भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। तो लगभग कितने पाए जाते हैं, 1600 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 1600 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जो 1600 हैं उनमें से 200 प्रकार, ध्यान देना, कुल संख्या कितनी बताई मैंने, 1600, उसमें से कितने प्रकार, 200 प्रकार हैं। वो खनिज जो उद्योग हैं उनके लिए क्या हैं, उपयोगी हैं। उद्योगों के लिए अगर उपयोगी माने तो कितने प्रकार के, 200 प्रकार। उद्योगों की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी पे जो कुल खनिज हैं उनमें से 200 प्रकार के खनिज हैं जो क्या हैं, उद्योगों के लिए उपयोगी हैं। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान की बात करें तो मानव के लिए या फिर समाज के लिए कितने प्रकार के, 80 प्रकार के खनिज क्या हैं, अनिवार्य है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में क्या है, 80 ऐसे खनिज हैं जो उद्योग एवं समाज के लिए क्या हैं, अनिवार्य हैं। याद रखना 80 प्रकार के, किन के लिए, उद्योग और समाज। तो पुनः एक बार देखो, वर्गीकरण देख रहे थे हम। वर्गीकरण ने हमें क्या देखा था कि पृथ्वी पे लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 1600 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 1600 प्रकार के। उसमें से 200 प्रकार के जो खनिज हैं वो किसके लिए उपयोगी हैं, उद्योगों के लिए उपयोगी हैं। कुल में से कितने हैं, 200 प्रकार के ही खनिज हैं वो किनके लिए उपयोगी हैं, उद्योगों के लिए उपयोगी हैं। और वर्तमान स्थिति में बात करें तो वर्तमान में 80 प्रकार के जो खनिज हैं, कितने प्रकार के, 80 प्रकार के जो खनिज हैं वो उद्योग व समाज के लिए क्या हैं,
अनिवार्य है। तो ये हो गया हमारा खनिजों का वर्गीकरण। आगे हम देखते हैं कि खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है। तो खनिजों के भागों की बात करें तो खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। खनिजों को कितने भागों में? खनिजों के भाग की बात चल रही है, तो कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। ये तो आप पीछे 8वीं क्लास, 7वीं क्लास, 6ठी क्लास से ही पढ़ रहे हैं कि खनिजों के कितने प्रकार हैं, कितने भागों में बांटा है। तो कितने हैं? 3। पहला आता है धात्विक खनिज। पहला कौन सा है? धात्विक खनिज। पहला कौन सा आता है? धात्विक। दूसरा कौन सा आता है? अधात्विक। धात्विक, अधात्विक, और तीसरा कौन सा है? ईंधन। अब जो धात्विक है वो कितने प्रकार का, अधात्विक है उसको कितने प्रकारों में, और जो ईंधन है उनको कितने प्रकारों में बांटा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं धात्विक की। तो धात्विक में 2 नाम याद रखने हैं, एक तो लोहा है और एक एलोह है। आगे लगाना है आपको धात्विक। ठीक है, धात्विक खनिज हैं उनको कितने भागों में? 2 भागों में, लोह धात्विक और एलोह धात्विक। आगे हम बात करते हैं अधात्विक में। तो अधात्विक को कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में बांटेंगे। पहला जो भाग आता है वो आता है इमारती। कौन सा? इमारती। दूसरे की बात करें तो दूसरा आता है रासायनिक। दूसरा कौन सा आता है? रासायनिक। तीसरे की बात करें तो तीसरा कौन सा आता है? रतन। तीसरा कौन सा रहेगा? रतन। पहला आपने देखा था इमारती खनिज, दूसरा कौन सा है? रासायनिक खनिज, तीसरा कौन सा है? रतन खनिज। तीनों के तीनों किसके प्रकार हैं? अधात्विक खनिज के प्रकार हैं। आगे हम बात करते हैं ईंधन की। तो ईंधन में मुख्य रूप से क्या रहेगा? कोयला। क्या रहेगा? कोयला। दूसरा कौन सा रहेगा? पेट्रोलियम। दूसरा कौन सा है? पेट्रोलियम। तीसरे की बात करें तो तीसरा कौन सा है? गैस। तीसरा कौन सा रहेगा? गैस। ये तीनों के तीनों किससे संबंधित हैं? ईंधन से। किससे संबंधित हैं? ईंधन से। तो एक बार पुनः देखते हैं खनिजों के भागों को। तो खनिजों के जो भाग हैं उनको कितने भागों में बांट दिया हमने? 3 में। पहला धात्विक, दूसरा अधात्विक, तीसरे की बात करें तो ईंधन। धात्विक को फिर हमने कितने भागों में बांटा? 2 में, लोह धात्विक और अलोह धात्विक। फिर अधात्विक जो खनिज है उसको कितने भागों में बांटा? 3 में, इमारती खनिज, रासायनिक खनिज और रतन खनिज। फिर जो ईंधन है, ईंधन को हमने कितने भागों में बांटा? आगे 3 भागों में, कोयला, पेट्रोलियम और गैस। अब लास्ट पॉइंट में हम देखते हैं खनिजों का वितरण। तो खनिजों का वितरण है वो किससे संबंधित है? चट्टानों से। यानी जो खनिज हैं वो मुख्यतः कहां से निकलते हैं? चट्टानों से। खनिजों का वितरण। तो खनिज कहां से? चट्टानों से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? चट्टानों से। और चट्टानों को 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था, कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। एक तो है आग्नेय चट्टानें और दूसरा है कायांतरित चट्टानें और तीसरा कौन सा है? अवसादी चट्टानें। कितने भागों में? चट्टानों को 3 भागों में। आग्नेय, कायांतरित और तीसरी कौन सी रहेगी? अवसादी। पहले कौन से? आग्नेय, दूसरी कायांतरित, तीसरी कौन सी है? अवसादी। पहले के अंतर्गत किनको शामिल किया गया है? तो आपको 3 नाम याद रखने हैं, सोना, चांदी
तांबा। इन चट्टानों से क्या प्राप्त होते हैं? सोना, चांदी और तांबा। फिर कायंत्री चट्टान हैं, उनसे क्या प्राप्त होता है? एक तो होता है ग्रेफाइट। क्या प्राप्त होता है? ग्रेफाइट। क्या प्राप्त हो रहा है? ग्रेफाइट हो रहा है। दूसरे की बात करें तो दूसरा हमें क्या प्राप्त होगा? हीरा। तीसरा कौन सा होगा? संगमरमर। क्या रहेगा? संगमरमर। तो कायंत्री चट्टान है, उनसे कितने? 3। अब लास्ट में आपका आता है औषधि। तो औषधि में क्या रहेगा? पेट्रोलियम। दूसरी बात करें डीजल। तीसरी बात करें गैस। तो खनिजों का वितरण है, उनमें हमने देखा कि खनिज कहां से निकलते हैं? चट्टानों से निकलते हैं। चट्टानों को कितने भागों में बांटा? 3 में। आग्नेय, कायंत्रित और अवसादी। आग्नेय चट्टान है, इसके अंतर्गत हम बात करें तो किनको शामिल किया है हमने? सोना, चांदी, तांबा। फिर दूसरा आता है कायंत्रित, इसमें ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर। तीसरे की बात करते हैं अवसादी। अवसादी में पेट्रोलियम, डीजल, गैस। तो ये है हमारा खनिजों का वितरण। अब लास्ट में आपको इस पार्ट से संबंधित 3-4 ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला है ट्रक कृषि का सर्वप्रथम शुभारंभ। ट्रक कृषि का सर्वप्रथम शुभारंभ। जो ट्रक कृषि है उसका सर्वप्रथम शुभारंभ कहां हुआ था? यूएसए में। ठीक है। दूसरे की बात करते हैं तो ब्राजील में कहवा के बागानों को, कहां पे? ब्राजील में कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? ब्राजील में कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है? तो कहवा के बागान है, उन्हें क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। फेजेंडा किसे कहा जाता है? ब्राजील में जो कहवा के बागान हैं उन्हें क्या कहेंगे? फेजेंडा कहेंगे। तीसरा जो पॉइंट आता है हमारा क्वेश्चन से संबंधित वो है मछलियों की लगभग कितने किस्में व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? मछलियों की बात कर रहे हैं। मछलियों की कितने प्रकार की किस्म हैं जो व्यापार की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है। किसकी दृष्टि से? व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को पुनः सुन लो। मछलियों की कितनी किस्में हैं जो व्यापारिक दृष्टि से क्या हैं? महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें आपको याद रखना है 1000। कितने हैं? 1000 किस्में हैं जो व्यापारिक दृष्टि से क्या हैं? महत्वपूर्ण हैं। फिर आगे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे प्राचीन व्यवसाय, विश्व का सबसे प्राचीन व्यवसाय कौन सा बताया था मैंने आपको? आखेट बताया था। कौन सा बताया था सबसे प्राचीन? आखेट बताया था। फिर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो बागाती कृषि है उसे किस नाम से जाना जाता है? कौन सी कृषि? बागाती कृषि को। बागाती कृषि है उसे किस नाम से जाना जाता है? रोपण। किस नाम से जाना जाता है? रोपण के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ हमारा प्राथमिक व्यवसाय है उससे संबंधित जो अध्याय था वो पूर्ण होता है। अगली क्लास में हम जिक्र करेंगे द्वितीयक व्यवसाय के। धन्यवाद।